देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉर्क डायपोल टॉपिक को समझा था और वहाँ पे बोर्ड एग्जाम की पीओआई को भी सॉल्व किया था, जेडब्ल्यू की भी पीओआई को सॉल्व किया था। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग टॉपिक वाइज पीओआई को सॉल्व कर रहे हैं। अभी देखो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक है इसे कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बोर्ड की जेडब्ल्यू की पीओआई को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना। सो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली है क्या, सपोज ये क्या है, एक स्ट्रेनर है, ऑब्वियसली स्ट्रेनर। तो अगर यहाँ पे चाय डालोगे तो ये जो चाय होंगे इस केस में इस स्ट्रेनर यानी ये जो सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू क्या पास हो रहा है अभी, चाय है ना। तो इस केस में हम बोलेंगे चाय फ्लक्स है ना। अगर यहाँ से वाटर पास होंगे तो आप क्या बोलोगे, सरफेस के थ्रू वाटर पास हो रहा है यानी आप बोलोगे यहाँ पे वाटर फ्लक्स है। अगर ये पेन पास हुआ इस सरफेस के थ्रू तो आप क्या बोलोगे, पेन फ्लक्स है। फाइन, इजी है। तो सिमिलरली अगर ये जो सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस के थ्रू ये जो पेन है इस तरह से जा रहे हैं पैरेलल टू सरफेस, तो इस केस में क्या हमें फ्लक्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, बिकॉज इस केस में जो ये पेन है सरफेस के थ्रू इस तरह से पास नहीं हो रहा है ना, इस तरह से सरफेस के थ्रू पास नहीं हो रहा है। कैसे हो रहे हैं, पैरेलल टू सरफेस है ना। तो फ्लक्स कब मिलेंगे, जब सरफेस के थ्रू पास होंगे। ओके, लेट्स कंसीडर दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के थ्रू ऐसे पास हो रहे हैं तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पास होंगे सरफेस के थ्रू इस तरह से तो आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स है ये पे। ठीक है, ध्यान से देखो। लेट्स कंसीडर ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस के थ्रू इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सरफेस के थ्रू से पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे फ्लक्स है। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन है, ये एक सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में हम बोलेंगे फ्लक्स नहीं है यानी फ्लक्स जीरो है। ठीक है, तो फ्लक्स की जो सिंबल है उसको हम लिखेंगे फाई। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सिंबल। कभी कभी यहाँ पे ए भी लगा सकते हो, अभी नहीं लगाने से भी ठीक है, हम लोग सिंपल रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फ्लक्स मतलब फाई है। तो इस केस में जो फाई यानी फ्लक्स की वैल्यू होंगे कुछ मिलेंगे यानी नॉन जीरो होंगे। ठीक है, और यहाँ पे फ्लक्स क्या होंगे, जीरो होंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस केस में सरफेस के थ्रू पास नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो फ्लक्स कब होंगे, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के थ्रू पास होंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे। ध्यान से देखना। ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स को निकालने के लिए कितना यहाँ पे फ्लक्स है उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए हमें, तो वो फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया, मतलब ई और ए के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लेने से क्या होंगे उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिनेरियो में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से सरफेस के थ्रू पास हो रहे हैं और यहाँ पे ऊपर से पास हो रहे हैं। तो इस केस में एरिया वेक्टर यहाँ पे देख पा रहे हो, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ऑलवेज एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस यानी नॉर्मल टू सरफेस। तो ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर दो होंगे, यहाँ पे एक होंगे ये, अनदर इज दिस वन। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्लियर है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि सपोज एक ये एरिया है, सो ये एरिया इस तरह से है, तो इस एरिया के वेक्टर कौन सी होंगे, ये होंगे। ठीक है, तो एक ये ड्रॉ कर सकते हो एरिया वेक्टर, अनदर विल भी इस साइड में भी कर सकते हो है ना, इस तरह से एरिया वेक्टर। तो इस सरफेस पे ये भी होंगे एरिया वेक्टर। तो बेसिकली इसमें दो सरफेस है और दोनों में एरिया वेक्टर हम लोग परपेंडिकुलर टू सरफेस, यहाँ पे 90 कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी 90 कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया वेक्टर ड्रॉ किया। सपोज ये सरफेस इस तरह से है कुछ, ठीक है, इस तरह से है, तो उस केस में एरिया वेक्टर कौन सी होंगे, ये होंगे है ना। तो इसको बोलेंगे एरिया वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, और नीचे की तरफ भी होंगे एक, तो इसको भी हम बोलेंगे एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये जो दोनों सरफेस है, दोनों सरफेसेस को हम बोलेंगे ओपन सरफेसेस। ओके, ओपन सरफेसेस है ना। तो फिर अगर क्लोज सरफेस होंगे तो क्या होंगे, क्लोज सरफेस मतलब क्या है, इस तरह से एक क्यूब लिया सपोज, ठीक है, ये एक क्यूब है या तो क्यूबॉइड, तो ये हुआ एक क्लोज सरफेस। ठीक है, तो इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। फाइन, तो ये क्यूबॉइड है, क्यूब है, तो ये है क्लोज सरफेस। तो इसमें जिस तरह से यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक वेक्टर था, तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस तरह से है ना, तो इसके पास भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो एक होंगे ये, अनदर इज दिस वन। ठीक है, एक होंगे इस साइड में, एक होंगे इस साइड में। लेकिन क्लोज सरफेस के लिए हम लोग जो अंदर है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, अंदर जो एरिया वेक्टर है उसे कंसीडर नहीं करेंगे, जो बाहर है उसको कंसीडर करेंगे एज एरिया वेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली क्लोज सरफेस के केस में जो एरिया वेक्टर होंगे दैट विल बी नॉर्मली आउटवर्ड। ओके, नॉर्मली मतलब क्या है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बाहर की तरफ होंगे। ठीक है, सिमिलरली ये जो सरफेस है इसका भी एरिया वेक्टर होंगे कितना, दो होंगे, एक होंगे ये एरिया वेक्टर, अनदर इज इस साइड में होंगे एरिया वेक्टर। लेकिन एज पर कॉन्सेप्ट
ये जो एरिया फैक्टर है ये अंदर की तरफ है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। जो परपेंडिकुलरली नॉर्मली यहाँ पे सरफेस से बाहर की तरफ है उसको हम बोलेंगे एरिया फैक्टर। क्लियर है? सिमिलरली ऊपर जो सरफेस है इसका एरिया फैक्टर कौन सी होंगे? ये होंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ भी होंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे नीचे जो एरिया है इसका एरिया फैक्टर नीचे की तरफ होंगे। क्लियर है? तो जो अंदर की तरफ होंगे इस सरफेस के लिए एरिया फैक्टर जो अंदर की तरफ होंगे इसको कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज फॉर क्लोज सरफेस एरिया फैक्टर इज ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, ओपन होंगे तो इस तरह से हम लोग दोनों साइड में ले सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट। फाइन, इस केस में देखो ये जो सरफेस है इस तरह से है, इसका एरिया फैक्टर ये होंगे, तो बेसिकली इसको हम बोलेंगे एरिया फैक्टर। क्लियर है? यहाँ तक इजी है। और यहाँ पे इस सरफेस में एरिया फैक्टर कौन सी होंगे? ये होंगे एरिया फैक्टर। ओके, ध्यान से देखना अभी। तो इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हमें ये जो फ्लक्स है फ्लक्स की वैल्यू कुछ मिलेंगे यानी नॉन जीरो। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है एज पर फॉर्मूला आप देख सकते हो, जो फाई की वैल्यू अगर इस डायग्राम पे ये फॉर्मूला यूज करें तो हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा की वैल्यू कितना लिखेंगे? थीटा की वैल्यू होंगे इस केस में 0, क्योंकि हमें मालूम है जब भी दो फैक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तब दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे? 0 डिग्री। ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कितना होंगे? 180 डिग्री। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये ए वेक्टर है, दिस इज द बी वेक्टर। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, थीटा मतलब 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे सो ये दोनों फैक्टर है 30 डिग्री कर रहे हैं। अभी कितना है? 90 है। जब ये फैक्टर इस तरह से मूव करेंगे तो आप बोल सकते हो एंगल इज डिक्रीजिंग। अभी 20 हुआ, 10 हुआ, तो अभी इस केस में 0 डिग्री हुआ एंगल, है ना। सो जब भी एंगल 0 डिग्री हुआ तब हमने क्या देखा कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओके, सो सेम डायरेक्शन मतलब हम थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? सेम डायरेक्शन मतलब थीटा की वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से 90 है, ऐसे एंगल बढ़ रहे हैं ग्रेटर देन 90 है ना, तो इस तरह से आते आते क्या होंगे? अभी 180 होंगे। जब भी दोनों फैक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे? 180 डिग्री। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ तो थीटा की वैल्यू कितना होंगे? 180 डिग्री। इजी है, तो यहाँ पे हमने 180 लिख दिया। फाइन, तो इस केस में आप देख सकते हो जो ये थीटा है किसका किसका बीच में एंगल है? जिसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया ई एंड ए के बीच में एंगल, तो ई और ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बेसिकली दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। ठीक है, तो cos 0 का वैल्यू 1 है, तो बेसिकली हमें ई ए मिलेंगे, दैट इज 5। तो 5 का वैल्यू यानी फ्लक्स का वैल्यू नॉन जीरो मिला, कुछ मिला। ठीक है, तो जो क्वेश्चन क्या था कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे तो क्या होंगे? उससे पहले और एक चीज यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्या इसमें इस केस में फ्लक्स कुछ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस की ऊपर से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मूव हो रहे सरफेस के ऊपर से, है ना, तो सरफेस के थ्रू नहीं मूव हो रहे, तो आप बोलोगे यहाँ पे फ्लक्स नहीं मिलेंगे हमें। ठीक है, तो एज पर फॉर्मूला यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला पे भी ठीक है। फाई इज इक्वल टू क्या है? ई डॉट ए यानी ई ए कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना होंगे? 90 डिग्री। तो यहाँ पे cos 90 लिखोगे और cos 90 का वैल्यू कितना है? 0 है, तो बेसिकली फाई यहाँ पे कितना मिला? 0 डिग्री मिला। ठीक है, और सिचुएशन के हिसाब से 0 ही था फ्लक्स, और एज पर फॉर्मूला भी 0 मिला। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज किया उसको भी देख लेते हैं साथ में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आप लोग देखते रहना अच्छे से, ध्यान से देखो। सो अगर हम लोगों ने लेट्स से फ्लक्स की जो फॉर्मूला है वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? ई फैक्टर क्रॉस एरिया फैक्टर कर दिया, तो उस केस में क्या होंगे? इसको लिखना होगा ई ए साइन थीटा, क्योंकि हमें मालूम है दो फैक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वहाँ पे साइन थीटा आएंगे, डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में अगर ध्यान से देखो, इस केस में पहला केस, इसमें जो थीटा की वैल्यू होंगे ई और ए के बीच में एंगल होंगे, दैट इज कितना? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे साइन 0 लिखेंगे। तो अभी साइन 0 का वैल्यू कितना है? 0 डिग्री है, तो फ्लक्स कितना मिला? 0 मिला। अभी फॉर्मूला ने हमें कितना दिया? इस केस में फॉर्मूला ने फ्लक्स की वैल्यू 0 दिया, लेकिन एज पर आवर कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के थ्रू पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो 0 मिला, लेकिन डॉट प्रोडक्ट जब मिला तब नॉन 0 मिला। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये सूटेबल है इसके लिए, और ये यहाँ पे सूट नहीं करता। ठीक है, इजी है। तो फिर अगर इस केस को देखें, इसमें अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ड्रॉ करें, लगाए यहाँ पे ई क्रॉस ए यानी ई ए साइन थीटा, है ना, तो थीटा की वैल्यू इसमें कितना? 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। साइन 90 का वैल्यू कितना? 1, तो बेसिकली फ्लक्स की वैल्यू कुछ मिला,
यानी आप बोल सकते हो फ्लक्स इज नॉन जीरो हियर, है ना। लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे फ्लक्स जीरो होना चाहिए था, है ना। लेकिन ये जो फॉर्मूला हमने क्रॉस यूज़ किया तब हमें जीरो नहीं मिला, नॉन जीरो मिला। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि यहाँ पे फ्लक्स जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूला ने फ्लक्स जीरो नहीं दिया हमें। तो बेसिकली इन दोनों फार्मूलाज को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, यानी क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया, ये कॉस थीटा लिया, तो यहाँ पे भी एज पर सिचुएशन यहाँ पे भी हमें फॉर्मूला ने फ्लक्स की वैल्यू जीरो दिया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, देखो यहाँ तक इजी है। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन इजी ही बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, देखना ध्यान से। क्या पूछा है, सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर देता हूँ, आप लोग खुद एक बार कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके फिर देखना सॉल्यूशन को, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमें क्या बोला, एक सर्कुलर प्लेन शीट है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ये एक प्लेन शीट है इस तरह से, ये सर्कल है मान लेते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर शेप में है, तो इसका जो रेडियस होंगे आर की वैल्यू दैट इज 10 सेंटीमीटर हमें दे के रखा, ठीक है। फिर बोला कि प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁵ तो और जो बोला कि मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने दिया, फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें बोला एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू कितना है, 5 × 10⁵, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एसेंट क्या है, न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। क्यों है ये एसेंट, उसको भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि एक फॉर्मूला था ना, F = QE, याद है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो E = फोर्स बाय Q। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो बेसिकली आप न्यूटन कूलम इनवर्स लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट है, ओके, इजी है। तो फिर यहाँ पे हमें बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सरफेस से कितना डिग्री एंगल कर रहे हैं, 60 डिग्री एंगल, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करेंगे इस केस में, फ्लक्स की वैल्यू निकालने दिया, तो फाई = क्या है, E.A है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो EA cos थीटा, ओके। तो बहुत लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 60 बिठाएंगे, लेकिन तब गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड A, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 60 है ये किसका किसका बीच में एंगल है, E एंड सरफेस के बीच में एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सरफेस है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो कैसे दिखाओ, ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इसे जा रहे हैं समझो। तो फिर ये जो एंगल है सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कर रहे हैं कितना डिग्री, 60 डिग्री। लेकिन हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए के बीच में एंगल। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक ये है सरफेस, तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस, ये होंगे एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इस केस में एरिया वेक्टर कौन सी होंगे, ये होंगे, है ना। तो एरिया वेक्टर ये है नॉर्मल टू परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ई ए के बीच में एंगल दैट इज थीटा, तो इस थीटा को लेना होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एंगल है इसका वैल्यू कितना होंगे, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 90 है, तो 90 - 60 इज 30 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ पे हमें थीटा कितना लिखना होगा, EA cos थीटा की वैल्यू हमें 30 लिखना होगा। क्यों, क्योंकि E एंड A के बीच में एंगल हमें लेना है, क्योंकि हमने E एंड A का डॉट प्रोडक्ट लिया। इजी है। अभी देखो, जो E का वैल्यू है दैट इज 5 × 10⁵, एंड एरिया का वैल्यू कितना है हमें नहीं मालूम, निकल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो दैट इज πr², ओके, πr² लिखोगे। और यहाँ पे जो ये 10 है इसको हमें मीटर में लिखना होगा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 10 × 10⁻² मीटर है, ठीक है। सो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 10⁻² मीटर। सो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, है ना। तो अगर इस 10 को यहाँ पे एडजस्ट करोगे, सो यू कैन राइट 10⁻⁻1 एंड यहाँ पे मीटर लिखना होगा। तो रेडियस का वैल्यू कितना है, इतना सा है, तो πr² है ना, पाई मतलब कितना है, 22/7। फिर यहाँ पे जो इनटू रेडियस की वैल्यू है 10⁻⁻1 होंगे ना, 1 है, फिर यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे, πr², ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट 22/7 × 10⁻², 1 से ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया की वैल्यू कितना होंगे, πr², यानी इतना सा एरिया की वैल्यू है। सो यहाँ पे एरिया की वैल्यू हम लिखेंगे 22/7 × 10⁻², फिर cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2, ओके, क्लियर है। फिर अभी हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है ना, तो कर सकते हो आप लोग, खुद कर लेना, इससे इसको एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आंसर देख के लिख देता हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करना। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएंगे, 1.36 × 10⁻⁴, ओके। सो ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स का यूनिट क्या होंगे, फ्लक्स का यूनिट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन कूलम इनवर्स है ना।
तो फ्लक्स का यूनिट क्या होंगे, फ्लक्स मतलब ई ए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन कूलम इनवर्स एंड एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखोगे न्यूटन कूलम इनवर्स एंड मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये फ्लक्स का वैल्यू इतना से आ गया। इजी है। तो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट एक बोर्ड एग्जाम की जो 2024 में पूछा गया था बोर्ड की पीओआई को सॉल्व करेंगे, फिर जेडब्ल्यू की पीओआई को सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट। वही कर रहे हैं हम लोग टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसे देखेंगे। तब तक क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।